हम लोग एसिडिक बफर, बेसिक बफर, उनकी हेंडरसन इक्वेशन देख चुके हैं। अब उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नॉन मेडिकल में हमने दो क्वेश्चन लिखे थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, उनको करते हैं अच्छे क्वेश्चन। टाइट्रेशन करवा रहे हैं हम लोग, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए से 0.1 मोलर, एक्वस CH3COH सॉल्यूशन है और 100 ml वॉल्यूम है इसका। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 molar NaOH solution, 0.1 molar NaOH solution। तो ऊपर से बेस डाल रहे हैं तो पीएच बढ़ती चली जाएगी, ऊपर से हम बेस डाल रहे हैं तो पीएच बढ़ती चली जाएगी। तो आपको निकालना है इसमें कितने मिलीमोल हो गए एसिटिक एसिड के। 10 मिलीमोल हो गए, 100 मल्टीप्लाई 0.1। तो आपको पीएच निकालना है फाइनल, जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा फ्लास्क में उसका पीएच निकालना है। फाइंड पीएच कब कब? फर्स्ट, जब टाइट्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, NaOH आया ही नहीं। सेकेंड, 1/4 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट यानी कि 25% एसिड बेस टाइट्रेशन इज कंप्लीट, या हम बोलते हैं 1/4 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट। जब 50% टाइट्रेशन इज कंप्लीट यानी कि एंड पॉइंट पे कितना ml आएगा? इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर होते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट पे, तो इसके 10 है तो उसके भी 10 आने चाहिए। 0.1 मोलर NaOH का कितना वॉल्यूम लेके 10 मिली इक्विवेलेंट आ जाए उसके? 100 ml लेंगे, क्योंकि मोलरिटी नॉर्मलिटी तो बराबर है, क्योंकि एसिड बेस दोनों का एन फैक्टर 1n1 है। यहाँ पर एक HN दे रहा है, वो एक OHN दे रहा है, तो एन फैक्टर 1n1। तो 100 ml के ऊपर एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, तो टोटल यहाँ फ्लास्क में वॉल्यूम उस टाइम पे 200 ml हो जाएगा। 3/4 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट तक टाइट्रेशन हो जाए यानी कि 75%, एंड एट इक्विवेलेंट पॉइंट ये सब बताओ मुझे, रिएक्शन क्या हो रही है? CH3COH प्लस NaOH बन रहा है CH3CONa प्लस H2। T इज इक्वल टू 0 पे बेस तो जैसे आएगा वैसे ही गायब हो जाएगा, बेस बचने वाला नहीं है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल लेकर चलते हैं। तो इसका 10 मिलीमोल हो गया, ये तो आएगा और चला जाएगा। तो इस टाइम मोमेंट को मैं T1 बोल देता हूं। जब 50% एसिटिक एसिड के मिलीमोल रिएक्ट हो चुके तो T2, जब 75% हो चुके T3, और T4 मतलब एंड पॉइंट या T एंड बोल देता हूं 10। T इज इक्वल टू T1 की बात करता हूं, T इज इक्वल टू T2 की बात करता हूं, T इज इक्वल टू T3 की बात करता हूं, T इज इक्वल टू T। ये स्टार्टिंग में 0 है, पानी को छोड़ दो आप। बताओ, इसके 10 मिलीमोल हैं, ये मिलीमोल्स लिख रहा हूं मैं, सब मिलीमोल में ही कैलकुलेशन करूंगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 10 मिलीमोल है। इसके 10 मिलीमोल इसके 10 मिलीमोल से रिएक्ट करेंगे फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एट इक्विवेलेंट पॉइंट। 10 मिलीमोल बोलो या 10 मिली इक्विवेलेंट बोलो, बात एक ही है।
तो जब इसके 10 मिलीमोल के 2.5 मिलीमोल रिएक्ट हो चुके होंगे तो 25% मिलीमोल रिएक्ट हो चुके होंगे। 10 मिलीमोल का 25% कितना हो गया? 2.5 मिलीमोल। तो जब इसके 2.5 मिलीमोल रिएक्ट हो चुके होंगे तो इसके बचे होंगे 7.5 और इसके 2.5 सोल्ट के बन चुके होंगे। तो पहले क्या है? सिर्फ वीक एसिड है, तो T इज इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन हो गया वीक एसिड इन वाटर। केस पहचानना होगा इन इक्विलिब्रियम का। T इज इक्वल टू T1 पे वीक एसिड भी है और उसका सोल्ट भी है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। कुछ मिलीमोल वीक एसिड के हैं, कुछ मिलीमोल उसके सोल्ट के हैं। तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, 25% कितने हो जाएंगे 10 मिलीमोल्स के? 2.5। तो 25% रिएक्ट हो गए तो 25% टाइट्रेशन हो चुकी, यानी कि 1/4 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट वाले इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट हो चुके हैं। जितने टोटल रिएक्ट होने इक्विवेलेंट पॉइंट पे 10। 50% टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी T2 पे, यानी कि 10 मिलीमोल थे उसके 50% रिएक्ट हो चुके, तो 5 इसके बचे और 5 इसके आ चुके होंगे NaOH के, तो 5 इसके बन चुके होंगे। यहाँ पे 2.5 आ चुके होंगे, तो अभी तो रहेंगे नहीं एसिड बेस को, तो हम पूरा रिएक्ट मानते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। पानी के यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। T इज इक्वल टू T3 पे 75% टाइट्रेशन हो चुकी, यानी कि 10 मिलीमोल का 75% रिएक्ट कर चुका, यानी कि 7.5 रिएक्ट कर चुका, तो 2.5 मिलीमोल इसका बचा और इसका 7.5 आ चुका होगा NaOH का, तो इसके 7.5 इसके 7.5 के साथ रिएक्ट कर चुके होंगे। 1:1 रेशियो में रिएक्ट होते हैं मिलीमोल, तो इसके 7.5 बच चुके होंगे। इन तीनों केस में देखो फाइनल सॉल्यूशन में क्या है? वीक एसिड और उसका सोल्ट है T1, T2, T3। जब भी वीक एसिड और उसका सोल्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं तो कौन सा केस होता है इक्विलिब्रियम का? एसिडिक बफर। तो तीनों में हेंडरसन इक्वेशन लगानी है आपको। T इज इक्वल टू T एंड पे 10 के 10 मिलीमोल इसके रिएक्ट हो चुके होंगे, तो 10 मिलीमोल NaOH के आ चुके होंगे, अब 0 होंगे और 10 मिलीमोल इसके बन चुके होंगे। ये एंड पॉइंट की कहानी है। तो एंड पॉइंट पे सिर्फ सोल्ट है और कुछ नहीं है। 10 मिलीमोल है सोल्ट के। तो ये क्वेश्चन हो गया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सोल्ट हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सोल्ट हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सोल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आपने केस आइडेंटिफाई कर लिया हर स्टेप। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान होने चाहिए। फॉर्मूले पुट करो, आपका काम हो जाएगा। कैलकुलेशन करने का आपको तरीका होना चाहिए। केस आइडेंटिफाई करने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस हमें है हर केसेस की। सोल्ट हाइड्रोलिसिस की हमें प्रैक्टिस है, एसिडिक बफर की हमें प्रैक्टिस है, वीक एसिड की हमें प्रैक्टिस है। तीनों आ गए बस। अब एंड पॉइंट होने के बाद अब मुझे बताओ, यहाँ पे NaOH के कुछ नहीं आए तो कितना ml NaOH आ चुका होगा? 0। यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना आ चुका होगा वो लिख रहा हूं। यहाँ पे 2.5 मिलीमोल NaOH के आ चुके होंगे, तो भी 2.5 मिलीमोल सोडियम एसिनेट के बने होंगे। 25% रिएक्ट हो चुका, तो 2.5 मिलीमोल कब आएंगे? मोलरिटी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू मिलीमोल 2.5। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 25 ml। कब? T1 के ऊपर।
तो 100 ml था, 25 ml NaOH आ चुका, तो 125 ml टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इस टाइम पे। NaOH इतना आ चुका T1 पे। T2 पे 5 मिलीमोल NaOH का आ चुका, तभी तो 5 मिलीमोल सोल्ट बना। 5 मिलीमोल, मिलीमोल क्या होते हैं? मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml। तो 5 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय V आ गया 50 ml। बहुत ही आसान कैलकुलेशन में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। T2 के ऊपर कितना NaOH आ चुका होगा? 50 ml टपक चुका होगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 100 पहले से था, 50 ml आ चुका, तो 150 ml टोटल वॉल्यूम होगा इस टाइम पे। 75% T3 टाइम पे 7.5 मिलीमोल सोडियम एसिटेट के बन चुके, तो 7.5 मिलीमोल NaOH के आ चुके होंगे, क्योंकि एक NaOH से एक सोडियम एसिटेट बनता है। तो 7.5 मिलीमोल इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, तो 7.5 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय V, सब NaOH के हैं, तो ये हो गया 75 ml आ चुका है। बहुत आसान कैलकुलेशन। और T4 पे 100 ml आ चुका है T एंड के ऊपर NaOH का। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 प्लस 100 200 ml एंड पॉइंट पे। इसमें 75 ml आ चुका, 100 था तो 175 टोटल हो गया। T2 पे कितना हो गया? 50 ml आ चुका, 100 था तो 150 ml हो चुका। T1 पे 25 ml आ चुका, 100 था तो 125 ml टोटल हो गया इस टाइम। ठीक है। और यहाँ पे T0 पे बिल्कुल आया ही नहीं NaOH, तो 100 ml ही है। इज दैट क्लियर? अब सब पे हमें पीएच निकालना है, तो सब केसेस इंडिविजुअली वीक एसिड का पूरा केस आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें Ka ऑफ एसिटिक एसिड दे रखी है, वो है 10⁻⁻5, तो pKa हो जाएगी 5, दैट इज गिवन इंफॉर्मेशन। सब क्वेश्चन करते हैं। इन तीनों जगह तो हेंडरसन इक्वेशन यूज करनी है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log, नीचे एसिडिक एसिड के मिलीमोल, ऊपर कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन के मिलीमोल। मिलीमोल ही पुट कर दो, मोलरिटी की क्या जरूरत है? log के अंदर मोलरिटी का रेशियो लो या मिलीमोल का रेशियो लो, बफर सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ता है? वॉल्यूम वॉल्यूम तो सेम है। तो मोल बटे में वॉल्यूम इन लीटर, मोल बटे वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम सेम बफर सॉल्यूशन का है, उड़ जाता है। तो log के अंदर एसिड उसके कॉन्जुगेट बेस के दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मोल पुट करो या मिलीमोल पुट करो। यहाँ मिलीमोल है तो क्यों मोलरिटी निकालें? मोलरिटी में वॉल्यूम और ऐड करना पड़ेगा। या 7.5 डिवाइड बाय 125 ml, 2.5 डिवाइड बाय 125 ml, क्योंकि T1 पे 125 ml वॉल्यूम है, फिर मोलरिटी निकलेगी। क्योंकि इतनी कैलकुलेशन से जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन की एनालिसिस हो चुकी है, अब कुछ नहीं करना, पुराने केसेस का इस्तेमाल करना है। वीक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में सिर्फ CH3COH है और कुछ नहीं है। वीक एसिड इन वाटर, वीक एसिड इन वाटर वाला फेमस केस है, तो मैंने इसके फॉर्मूलाज बताए थे ऑब्जेक्टिव में। टक सारे फॉर्मूलाज और सारी सीक्वेंस ऑफ थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए, जैसा प्रोफेसर ने आपको बताया। इसका C दे रखा है 0.1 मोलर, Ka दे रखा है 10⁻⁻5। तो सबसे पहले हम श्रीगणेश कैसे करते थे? वीक एसिड इन वाटर, बेस्ट वीक एसिड और पानी होना चाहिए और कुछ नहीं, तो यहां से हम अंदाजा लेते थे। ये हो गया आपका 10⁻⁻2, यानी कि परसेंटेज एसोसिएशन 1%, यानी कि स्मॉलर देन 1, यानी कि पर अल्फा तो नहीं चाहिए, हम अप्रोक्सीमेट रिलेशन यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, शायद नहीं होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट रिलेशन वीक एसिड एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या था? pKa माइनस log C, अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो। pKa आपका 5 है, log C में ये हो गया 0.1, तो ये हो गया 5 प्लस 1/2, यानी कि pH की वैल्यू 3 हो गई। कब? वीक एसिड टाइट्रेशन स्टार्ट होने से पहले ही pH की वैल्यू 3 है। धीरे धीरे pH की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी, ऊपर से बेस ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूशन बेसिक रेंज की तरफ pH ले जाएगा। जब भी ऊपर से एसिड ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का pH
ज्यादा से ज्यादा एसिडिक की तरफ जाएगा, यानी कि कम होता चला जाएगा, सीधी बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, वीक एसिड एक्वस सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। अब ये तीनों क्वेश्चन फटाक फटाक देसी हो जाएंगे। एसिडिक बफर करते हैं सेकंड वाला पार्ट। 25%, सर एक बार इससे पहले वाला पेज निकाल दो। 25% हो गया टाइट्रेशन सर, जब हो गई, हो गया। 1/4 ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट जब आपका हो गया, तो देखो एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, वो केस आयनिक इक्विलिब्रियम का आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एसिड बेस रिएक्शन को पूरी तरह करवा लें, जो भी बचा है उस हिसाब से आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई ना कोई केस जरूर रहेगा। अभी हम सिर्फ वही केसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं जो केस हम लोग पढ़ चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में अब बहुत कुछ ज्यादा बचा नहीं है आपका। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर आते ही आज ही हमने इसका कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया था। एक ही तो इक्वेशन है जो लिखनी पड़ती है बार बार। नीचे वीक एसिड का इक्विलिब्रियम पे मैं तो मोलरिटी क्या मोल ही पुट कर दूंगा, ऊपर कॉन्जुगेट बेस या सोल्ट सोडियम एसिटेट। अब दोनों की मोलरिटी पुट करो, ये क्या हो जाएगी, मोलरिटी ऑफ एसिटेट आयन, मोल ऑफ एसिटेट आयन डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, वो 125 ml है इधर। ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड, मोल ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम 125 ml, वॉल्यूम वॉल्यूम उड़ गया, तो मोलरिटी का रेशियो इज सेम एज मोल का रेशियो इज सेम एज मिलीमोल का रेशियो। अब यहाँ पे मोलरिटी इस ब्रैकेट का मतलब तो मोलरिटी होता है, पर रेशियो का फायदा उठाओ। यहाँ पे मोलरिटी क्या जरूरत है, इसके मिलीमोल लिखोगे तो इसके मिलीमोल लिखो, इसके मोल तो इसके मोल, इसकी मोलरिटी तो इसकी मोलरिटी, क्योंकि लोग के अंदर यूनिट डायमेंशन गुल होने चाहिए। अब पीएच निकाल रहा हूं मैं T1 के ऊपर, तो pKa 5 दे ही रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि Ka 10⁻5 दे रखा है। लोग आप मुझे बताएं, सब कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। T1 के ऊपर एसिटिक एसिड के 7.5 मिलीमोल है और एसिटेट आयन के कॉन्जुगेट बेस के 2.5 है। खेल खत्म, पैसा हजम। ये है 2.5, ये है 7.5, तो ये हो गया 5 माइनस log 3, ये आपका आंसर है T1 पे। थर्ड वाला पार्ट, फिर एसिडिक बफर का क्वेश्चन। जब तक एंड पॉइंट नहीं आया एसिडिक बफर ही चलता रहेगा थ्रू आउट, यानी कि जब तक बफर है तो पीएच थोड़ा सा बेस डालने पर तो चेंज होगा नहीं, NaOH डालने पर। खूब सारा डाला है, अरे 0 ml से 100 ml तक लेके गए, खूब ही तो डाला, स्मॉल अमाउंट थोड़ी डाला, तो पीएच चेंज होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा आप कमाल देखना, आप कमाल देखना, पीएच कितने झटके से चेंज होता है, सटाक। एसिडिक बफर फिर दोबारा से, इस बार देखो जरा, 5 मिलीमोल वीक एसिड के हैं और 5 मिलीमोल ही उसके कॉन्जुगेट बेस के हैं, तो पीएच दोबारा से यही इक्वेशन लगाएंगे हम। एसिडिक बफर का ही केस है, pKa प्लस log, मैं तो मिलीमोल ही पिट करूंगा क्योंकि समझदार हूं, ये आपका 0, तो pH इज इक्वल टू pKa ही होता है जब इक्विमोलर होता है। तो pH 5 माइनस log 3 कितना होता है आपका 0.48 होता है, तो ये 4.52 आ गई आपकी pH। इस बार 5 आ गई, pH बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अरे बेस डाल रहे हो तो pH बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऊपर से। फिर क्वेश्चन 4 में फिर एसिडिक बफर का केस हो गया, फिर यही एंडरसन इक्वेशन, एसिडिक बफर आते ही तो एक ही इक्वेशन याद आती है हमें, pH इज इक्वल टू pKa, log कितना बन गया ये कॉन्जुगेट बेस सोडियम एसिटेट 7.5 मिलीमोल है, 2.5। अब मैं पेज पलट के नहीं दिखाऊंगा, 5 प्लस log 3, देखो यहाँ 5 माइनस log 3 था, यहाँ 5 प्लस log 3 है। तो आपको क्वेश्चन में पूछेंगे जब 25% टाइट्रेशन हुई तो पीएच की वैल्यू x थी, जब 75% टाइट्रेशन हुई तो पीएच की वैल्यू y है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो 5 माइनस log 3 और 5 प्लस log 3 का डिफरेंस कितना होगा 2 log 3। भाई 5 में से 5 गया, log 3 माइनस माइनस log 3 मतलब 2 गुना में log 3, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा log 9 मतलब 2 log 3 है,
तो उस पर टिक कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं टी एंड के ऊपर, फिर दोबारा दिखा देता हूं। 2.5 है, एसिटिटाइन 7.5 है, तो लॉग में 7.5 बटे में 2.5, टी इज इक्वल टू T3 75%। एंड पॉइंट पे सिर्फ 10 मिलीमोल है, लेकिन 100 ml NaOH आ चुका, तो टोटल वॉल्यूम 200 ml हो चुका है एंड पॉइंट पे। हम बात करते हैं T इज इक्वल टू टी एंड, कितना टाइटर वैल्यू है, NaOH कितना यूज हो चुका, टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है। फ्लास्क में 100 ml था एसिटिक एसिड, 100 ml NaOH टपक चुका, तो टोटल वॉल्यूम 200 ml हो चुका है। बताओ, सोडियम एसिटेट के अलावा कोई नहीं है, तो इसके कितने मिलीमोल है, 10, वॉल्यूम कितना है 200, मिलीमोल बटे में वॉल्यूम इन ml से क्या आ जाता है, मोलरिटी आ जाती है। तो ये आ गई 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मोलर। ये आ गया आपका C। C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस। C is concentration of iron undergoing hydrolysis। तो एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन C है। ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट सॉल्यूशन है। KH क्या हो जाएगा, KW डिवाइड बाय जो वीक एसिड है, ये 10⁻14 दे रखा है, ये क्या है 10⁻5 दे रखा है, 10⁻9 है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है ये। तो KH ये है, तो यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बहुत छोटा है। मैं वीक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड की हाइड्रोलिसिस के श्रीगणेश कैसे करता हूँ, अप्रोक्सीमेट यूज करना है एग्जैक्ट, उसके लिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। 10⁻9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻², ये हो गया 10⁻7, 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया H की वैल्यू 1.414, तो √2 हो गया 10⁻⁴। और एक बाप रे, ये तो 1% से भी बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा H है। यानी कि मैं तो अप्रोक्सीमेट रिलेशन पीएच का एकदम खुल्लम खुल्ला बिंदास यूज कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम डियर। अब याद होना चाहिए आपको सोल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच का अप्रोक्सीमेट रिलेशन क्या होता है, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C। मुझे पता था log C वगैरह की, तो C में पहले ही निकाल चुका हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में है चीजें, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, विद प्रैक्टिस आपके दिमाग में रहेंगी सारी चीजें। 14 pKa की वैल्यू 5 एंड log C की वैल्यू, अब मैं कैलकुलेशन करूं या नहीं करूं, आप ही कर लेना भैया, बहुत ही आसान है। ये तो 19 हो चुका, ये हो गया -2 प्लस log 5 कितना होता है 0.7, तो 19.7 - 2 यानी कि 17.7 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 17, 8.85 हो गया ना। पीएच लगभग 9 हो चुका है एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे ना एसिड होता है ना बेस होता है, सिर्फ सोल्ट होता है, तो क्वेश्चन सोल्ट हाइड्रोलिसिस का ही होगा, तो ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो 100 ml पे एंड पॉइंट आया, 100 ml पे एंड पॉइंट आया। अगर मैं 90 ml जब NaOH हो OH यूज हो चुका है तब देखूं, मैं तो
99 पे देख लेता हूं, ठीक है, और 101 पे देख लेता हूं। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना दिखाने वाला हूं, आप भी बोलोगे वाओ क्या गजब की चीज है, सब माशाअल्लाह। 99,101 ml, ये तो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट के जस्ट बाद है, बस 1 ml कुछ ड्रॉप हो रही, और एंड पॉइंट से जस्ट पहले यहां पे मैं pH 1 बोल देता हूं, pH की वैल्यू, यहां पे pH की वैल्यू और यहां पे pH की वैल्यू तीनों निकालूंगा मैं। इसकी तो आपको पता है 8.85 कैलकुलेशन ये बताती है। बताओ जब 99 ml 0.1 मोलर NaOH आ चुका तो क्या केस हो गया, मैं इसकी बात करता हूं पहले। CH3COH प्लस NaOH वो 99 ml टपक चुका, 100 ml पे तो खेल खत्म ही होने वाला है, सारा एसिटिक एसिड खत्म होने वाला है। हमारे क्वेश्चन में ये 10 ml है बिगनिंग में, और ये 9.9 आ चुका है। अब वो धीरे धीरे रिएक्शन करवा दो जो एक्चुअल में हो रही है, या फिर 99 ml में कितने मिलीमोल आ जाएंगे, NaOH की मोलरिटी 0.1 है, तो 99 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 यानी कि 9.9 मिलीमोल आ गई है, मिलीमोल लिख रहा हूं। तो T इज इक्वल टू T99 ml ऑफ NaOH जब यूज हो जाएगा उस टाइम पे इसका 0.1 मिलीमोल बचेगा, ये खल्लास हो चुका होगा, और इसका 9.9 मिलीमोल बचा होगा। तो क्या बचा है, वीक एसिड बचा है और उसका सोल्ट, तो यानी कि ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन हो चुका है। तो pH निकाल लूं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log 9.9 डिवाइड बाई 10, अरे एसिटेट आयन बटे में एसिटिक एसिड के मिलीमोल डायरेक्टली, ये लगभग 1 है क्या, 9.9 इज क्लोज टू 1, यानी कि दिस वैल्यू इज क्लोज टू 0, बट ये हो गया 5 प्लस log 99 माइनस log 100, log 100 तो हो गया 2, 5 माइनस 2, log 99 कितना हो जाएगा, log 11 प्लस log 9, और log 9 को मैं 2 log 3 लिख सकता हूं, log 11 हो गया 1.04, log 3 होता है 0.48, तो ये 0.96 हो गया, तो ये तो लगभग 2 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 2, तो आपकी वैल्यू 5 आ चुकी है। यहां पे pH कितनी आई, 5, यहां पे 8.85, और यहां पे देखते हैं pH कितनी है, यहां पे कैलकुलेट करता हूं मैं अलग से, देखिए जरा। CH3COH प्लस NaOH, CH3CONa प्लस H2, बताओ 0.1 मोलर मल्टीप्लाइड बाई 101 NaOH का ml आ चुका, तो 10.1 मिलीमोल आ चुके इसके, अभी तक इसके 10 थे ही, तो अब कितने बचे होंगे, ये खल्लास, ये 0.1 बचा होगा और ये 10 बचा होगा। क्या बचा फाइनल सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग बेस बचा और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सोल्ट बचा, दो चीजें हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सोल्ट हाइड्रोलिसिस से OH आयन देगा ना, पर क्या OH आयन देगा, कछु नहीं, क्योंकि KH की वैल्यू 10⁻⁹ आपने निकाली थी, इतना छोटा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो क्या हाइड्रोलिसिस, क्या OH आयन, इसके OH आयन के सामने कछु नहीं आने वाले। कोई स्ट्रॉन्ग बेस का OH आयन हो और साथ में सोल्ट हाइड्रोलिसिस का OH आयन हो, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस के OH आयन को इग्नोर कर देते हैं। किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के H आयन हो और सोल्ट हाइड्रोलिसिस के H आयन हो,
किस शॉर्ट हाइड्रोलिसिस से एच आयन आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस शॉर्ट हाइड्रोलिसिस से नेट एच आयन आते हैं, क्योंकि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती है। सब चीजें चमकनी चाहिए फास्ट फास्ट। तो इसके OH आयन इग्नोर करो, तो OH आयन नेट कितने हो गए? अरे भाई NaOH 0.1 है और 101 ml टपक चुका, 100 था तो 201 ml हो चुका। ये कितना आ गया? 2010 OH आयन की मोलरिटी। तो POH कितना हो जाएगा बताओ? OH आयन आ गया तो POH कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ, तो ये हो गया लॉग ऑफ 2010। लॉग 2000 और लॉग 2010 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको लॉग 2000 भी ले लूं तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली तो आ जाएगा 3 प्लस लॉग 2, और लॉग 2.3 होता है, तो 3.3 POH आया मेरा। तो पीएच कितना आया मेरा? 10.7 आ गया क्या? नहीं, 11 प्लस 3 14। हाँ आ गया, 10.7 आ गया, यानी कि नियरली 11 आ गया। एंड पॉइंट के जस्ट बाद लगभग 11 ml, एंड पॉइंट से जस्ट पहले 5 पीएच की वैल्यू। अरे 2-3 ड्रॉप में पीएच की जिंदगी में क्या तूफानी चेंज आया, यही समझाना चाहता था मैं। 2 ड्रॉप जिंदगी की, 2 ड्रॉप पोलियो की, 2 ड्रॉप एंड पॉइंट की, सब अपनी किस्मत लिखवा के लेके आती हैं। सब टाइमिंग का गेम है। पहले जब 99 ml तक आया तो पीएच कहां से कहां गया बताओ मुझे? पहले 3 पीएच की वैल्यू 3 थी, फिर कितनी गई? 4.52 गई 25% पे, फिर 5 गई 50% पे, और ये 5.48 यानी कि 5.5 गई 75% पे। क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। 4.5, 5, 5.5, क्या बढ़ा? कछु नहीं। अरे 75 ml टपक चुका है अब तक। 3 से 5.48, 2.48 का ही पीएच का इंक्रीज हुआ। 75 ml 7.5 मिलीमोल आ चुके हैं, 75% मिलीमोल रिएक्ट कर चुके हैं एसिड के। क्या बढ़ा पीएच? कुछ नहीं। इतनी ड्रॉप आई 75 ml में तो ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप चलता रहा। लेकिन भाई साहब 99 ml पे क्या सीन है? 99 ml पे भी 9.9 divide, oh my gosh, I made mistake। यहाँ पे 0.1 है भाई वीक एसिड का, सॉरी 0.1 है, तो ये log 99 हो गया बस। सॉरी सॉरी सॉरी, log 99 मतलब log 100 ही मान लो यार। log 100 कितना हो गया? 10⁻2 यानी कि 2, यानी कि पीएच की वैल्यू 7 है नियर अबाउट। देखो 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 गजब की चीज, ये लगभग 11, 8.85, 99 ml पे पीएच नियरली सेम। देखना जरा ऑब्जर्वेशन, वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 ml, 25 ml, 50 ml, 75 ml, 99 ml, 100 ml, 101 ml। यहाँ पे पीएच कितना आया? 10.7, यहाँ पे 8.85, यहाँ पे पीएच कितना आया? लगभग सेम। 7 से 11,
सिर्फ 2 ml, 2 बूंद का कमाल। एंड पॉइंट के आसे पासे जो बूंद टपक रही है ना भाई साहब, उनको कुछ तूफानी करना है अपनी लाइफ में, और तूफानी है, तूफानी चेंज इन पीएच। किसी 2 बूंद में वो हिम्मत नहीं जो एंड पॉइंट वाली 2 बूंद में जो हिम्मत है, वो जो पीएच में ड्रास्टिक चेंज कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकती। गजब की ऑब्जर्वेशन। ऐसा एसिड बेस टाइट्रेशन में हरदम होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कोई भी एसिड बेस टाइट्रेशन, कैसा भी एसिड। यहाँ पे pH 3 आया था, सॉरी यहाँ पे 3 आया था वॉल्यूम ऑफ NaOH जब 0 ml यूज हुआ। यहाँ पे pH 3 आया आपका, यहाँ पे 4.52 आया आपका, इफ आई एम करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर 5 आया आपका, यहाँ पर 5.48 आया आपका। pH इंक्रीज हुआ 0 ml से 99 ml तक, 3 से 7 यानी कि मात्र 4 का इंक्रीज। 99 ml किसे बोलते हैं, और 99 से 101 ml, ये 2 ml, 2 ml 7 से 11, 3 का चेंज कर दिया। 2 ml ने इतना बड़ा कमाल किया, 99 ml ने क्या कमाल किया, धीरे 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 पीएच चेंज किया। क्योंकि यहां से यहां तक एसिडिक बफर था, और एसिडिक बफर, कोई भी बफर सॉल्यूशन रसिस्ट इन चेंजिंग इट्स पीएच, वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन था। और बफर सॉल्यूशन अपना पीएच बहुत मुश्किल से चेंज करता है, थोड़ा बहुत एसिड बेस डाले तो चेंज करता ही नहीं है। ये तो 99 ml डाला तब जाके थोड़ा बहुत उसका है 4 से 7, कहां हुआ, कुछ नहीं हुआ खास, थोड़ा बहुत चीज, बड़ी गजब की चीज। अब देखता हूं, जो मैंने यहां लिखा उसी को मैं पीएच वर्सेस टाइटर वैल्यू का ग्राफ बनाता हूं। यहाँ पे NaOH टपक रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH इन ml इस एक्सेस के ऊपर है। यहाँ पर pH है, बोलो जी क्या हो गया। पहले pH कितना है 0 ml पे 3, फिर 4.2, फिर बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, देखना एकदम सडनली चेंज, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन, नॉट वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल, थोड़ी झुकती हुई, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन, और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हो। ये 99 ml, ये 101 ml। pH की वैल्यू 7 तो pH की वैल्यू 11। अरे बाप रे, इसके बीचों बीच इधर एंड पॉइंट 8.85 pH। यहां 3 से 7 तक गाड़ी गई, धीरे 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 धीरे, फिर 7 से 11 फटाक देसी बढ़ गई, 7 से 11 फटाक देसी बढ़ गई, थ्री से गाड़ी स्टार्ट हुई। पीएच की वैल्यू यहाँ पर 8.85, यहाँ पे पीएच की वैल्यू लगभग 11 है, 10.7, और यहाँ पे पीएच की वैल्यू आपकी जस्ट 99 ml, बिल्कुल एक ड्रॉप पहले एक ड्रॉप बाद, कहा 7 से 11 गया मामला। और यहाँ 3 से 7 1 ml से 99 ml तक आनी, 99, 101, 100 ml।
0 से 99 तक 3 से 7। तो एंड पॉइंट के आसपास, पीएच एकदम सटाक सटाक जैसी ऊपर से जाती है, सटाक जैसी चेंज होती है। ठीक है, आर यू एबल टू, दिस इज द पीएच कर्व फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग। ऊपर से बेस डाला तो पीएच बढ़ेगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, पीएच घटेगा। अगर ऊपर से एसिड डालते तो पीएच घटता, पीएच घटता। कैसे होता? सटाक फिर ऐसे, एंड पॉइंट के इधर सटाक चेंज होगा, हरदम होने वाला है, हरदम। कोई भी एसिड बेस टाइट्रेशन हो, इधर एंड पॉइंट होगा, जहां पे भी ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन होगी उधर एंड पॉइंट होगा। जरा मुझे बताओ, बड़ी गजब की ऑब्जर्वेशन, यहां पर पीएच जब 50 ml है, यानी कि 50% टाइट्रेशन इज कंप्लीटेड, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट का वॉल्यूम 100 ml NaOH का, तो हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब 50 ml पे आएगा। बताओ पीएच कितना है? पीएच की वैल्यू पीकेए के बराबर आई थी ना, क्योंकि लॉग में 5/5 आ गया था, तो log 1 हो गया था हेंडरसन इक्वेशन में। यही तो यूज किया है जे एडवांस 2020 में, यही तो यूज किया है एसिडिक बफर का नहीं, बेसिक बफर का फंडा, कि 50% टाइट्रेशन में लॉग के अंदर 1/1 हो जाता है, तो पीएच की वैल्यू पीकेए, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है तो, और वीक में स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन है तो बेसिक बफर बनेगा और पीओएच इज इक्वल टू पीके भी हो जाएगा, क्योंकि लॉग के अंदर हेंडरसन इक्वेशन और बेसिक बफर में 1/1 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ टाइट्रेशन 50% टाइट्रेशन में, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट वाली टाइटर वैल्यू में जब एसिडिक बफर बनता है तो पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस log 1, यानी कि पीएच इज इक्वल टू पीकेए हो जाएगा। यहां पे ग्राफ में पीएच की वैल्यू लिख रखी होगी, यहां 200 ml होगा तो 100 ml के इधर 50% टाइट्रेशन पे मान लो पीएच की वैल्यू लिख रखी है 4, तो मतलब पीकेए की वैल्यू 4 आ गई। तो के की वैल्यू ग्राफ से समझनी पड़ती है, के की वैल्यू ग्राफ से निकालनी पड़ती है। ग्राफ में जो पीएच दे रखा है वो हेंडरसन इक्वेशन में पुट करो। अब आपको यही नहीं चमकेगा कि 50% टाइट्रेशन में log में 1/1 आता है, तो गए काम से, ये तो चमकना चाहिए। अरे भाई x मिलीमोल थे, 50% रिएक्ट हो गए, 50% टाइट्रेशन हो गए, तो एसिड के x/2 बचेंगे, सोल्ट के कॉन्जुगेट बेस के भी x/2 होंगे, तो log के अंदर x/2 ही तो रहेगा। वर्बली सोच पाओगे इतना? पेन पेपर की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी प्रैक्टिस करने के बाद। तो ऊपर से अगर आप बेस डाल रहे हो, ऊपर से एसिड डाल रहे हो, तो पीएच घटेगा क्योंकि एसिडिक होता चला जाएगा। ऊपर से जब भी बेस डाल रहे हो तो इस तरह चढ़ता हुआ ग्राफ होगा। ऊपर से एसिड डाल रहे हो, यहां पे बेस है और एसिड ऊपर से आ रहा है, तो ऐसा ग्राफ होगा, पीएच गिरेगा ना, एसिडिक होता चला जाएगा। और ऊपर से बेस डाल रहे हो, नीचे एसिड है, तो ऐसा ग्राफ होगा, पीएच बढ़ेगा, बेसिक होता चला जाएगा। तो कब चढ़ता हुआ ग्राफ, कब गिरता हुआ ग्राफ होगा? पीएच वर्सेस टाइटर वैल्यू का। ऊपर से बेस आएगा तो पीएच बढ़ेगा, बेसिक होता चला जाएगा। ऊपर से एसिड आएगा तो पीएच घटेगा। ये तो सबसे पहली चीज है, एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट बेस और बेस इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एसिड। पहली चीज सोचने की, पहली चीज सोचने की। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन सभी बच्चों को करके लेके आने हैं। टुमारो मॉर्निंग आई विल चेक इन योर नोटबुक। सर एक बार लास्ट पेज निकाल दो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl है एंड दैट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट, मैं आसान कैलकुलेशन दे रहा हूं, 0.1 मोलर NaOH। आपको
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड पॉइंट पे पीएच सिर्फ सोल्ट होगा NaCl, तो न्यूट्रल होगी, पीएच 7 होगी एंड पॉइंट पे, क्योंकि सिर्फ सोल्ट होगा NaCl। तो आपको ग्राफ बनाना है पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, ग्राफ बनाना है। ऊपर से बेस डाल रहे हो तो ग्राफ ऐसे जाएगा, सटाक देसी ऐसे और फिर ऐसे। आप देखना जो वर्टिकल तो नहीं होती, ऑलमोस्ट वर्टिकल जो लाइन है वो बहुत बड़ी होगी, यानी कि एंड पॉइंट के आसपास वाली दो बूंद भयंकर कमाल करने वाली है जब दोनों स्ट्रॉन्ग है एसिड बेस, सडन चेंज होगा। ऐसा ही एक पीएच कर्व बनाना है। इस बार मैं बात कर रहा हूं 100 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन को मैं टाइट्रेट कर रहा हूं, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड। वही आसान कैलकुलेशन जो अभी की थी, मैंने वही डेटा ले लिया। तब फिर आपको ये ग्राफ बनाना है, इसमें भी ये ग्राफ बनाना है। आप देखोगे इसमें वर्टिकल लाइन जबरदस्त होगी, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन, इसमें वर्टिकल लाइन थोड़ी छोटी होगी क्योंकि एक कंपोनेंट वीक हो गया। यहाँ पे 50% टाइट्रेशन में, 50% टाइट्रेशन में बेसिक बफर बनेगा तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी होगा, देखना। और वीक एसिड में 50% में क्या हुआ था? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या था? पीएच इज इक्वल टू पीके हुआ था वहां पर 50% टाइट्रेशन। और यहाँ पे पीओएच इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ बेसिक बफर बनेगा तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ, नीचे वीक एसिड ऊपर कॉन्जुगेट बेस, तो लॉग 1/1 हो जाता है। इसका भी ग्राफ बनाना है। हाँ, इसमें ऊपर से एसिड डाल रहे हैं तो पीएच धीरे धीरे कम होगा, इसमें ऊपर से बेस डाल रहे हैं तो पीएच। यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा? यहां से ऊपर उठेगा सटाक, फिर ऐसे जाएगा। यहाँ पे ग्राफ कैसे होगा? गिरेगा, पीएच की वैल्यू यहाँ बड़ी होगी, फिर सटाक, पर बहुत ज्यादा नहीं चेंज होगा क्योंकि एक वीक हो गया ना। ये सटाक जैसी होगा पर बहुत लंबा नहीं, बहुत ज्यादा चेंज इन पीएच नहीं होगा। या जितना ज्यादा लंबा उतना ही चेंज इन पीएच ज्यादा अक्रॉस एंड पॉइंट, और फिर धीरे धीरे ऐसे जाएगा। तो इसमें ग्राफ ऐसा रहेगा, नेचर की मैं बात करूं, और इसमें ग्राफ ऐसा रहेगा, इधर से स्टार्ट करो ऐसा, इसमें इधर से स्टार्ट करो ऐसा, क्योंकि ऊपर से एसिड डाल रहे हैं। पर वर्टिकल लाइन यहाँ पे छोटी रहेगी। आपको अलग अलग वही क्या करोगे, 0 ml पे 25% टाइट्रेशन पे, 50% पे, 75% पे, और 99 ml पे, और 100 ml पे, और 101 ml पे, सब केसेस में पीएच निकालना और वो पीएच की वैल्यू इस ग्राफ में पुट करना और उन पॉइंट को मिलाना। ग्राफ अपने आप बन जाएगा जैसा कि हमने उसमें बनाया था, एक क्वेश्चन में बनाया। उन्हीं इन दिनों क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना है। यू हैव टू ड्रॉ दीज 2 ग्राफ्स। एक क्वेश्चन और दे देता हूं इस बार, वो ले लेता हूं 100 ml ऑफ 0.1। कैलकुलेशन के लिए हिसाब से मैं वही ले रहा हूं बार बार 0.1 मोलर। मैं आपको कैलकुलेशन में ट्रैप नहीं करवाना चाहता। ये 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन NH4OH, तो वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में वर्टिकल लाइन सबसे छोटी होगी। ये हो गया वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ये 3 कर्व आपको बनाने हैं। एक कर्व में बना चुका हूं, कौन सा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन का ऑलरेडी। बाकी ये 3 आपको बनाने हैं through the data of these 3 numericals. This is the question to do. ये सभी लोग ट्राई करें। Let us stop here. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत। जय भारत। ये तीनों क्वेश्चन अभी आपको ट्राई करने हैं फ्री होते ही।
अभी करोगे जल्दी होगा। यहाँ पे बेसिक बफर का क्वेश्चन बनेगा बार बार, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पूरी रिएक्शन करवा देना बिल्कुल उसी स्टाइल में। यहाँ पे भी बफर सॉल्यूशन बनेगा, अमोनियम एसिटेट सोल्ट है एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड भी रहेगा बिफोर एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे क्या रहेगा, सिर्फ अमोनियम एसिटेट रहेगा जिसमें Ka इज इक्वल टू Kb है। वही NH4OH का Kb आपको यूज करना है सब न्यूमेरिकल में 10⁻⁻⁵, और एसिटिक एसिड का Ka आपको यूज करना है सभी न्यूमेरिकल में 10⁻⁵। ये वैल्यू आपको कैलकुलेशन के लिए यूज करनी है इन ऑल 3 न्यूमेरिकल्स। पहले में तो जरूरत पड़ेगी नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, बाकी दूसरे वाले में NH4OH का Kb की जरूरत पड़ेगी, और तीसरे वाले के डिफरेंट पार्ट्स में वही सारे क्वेश्चन करने हैं। 0 ml जब टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, फिर 25% ऑफ टाइट्रेशन, 50% ऑफ टाइट्रेशन कंप्लीशन, 75%, जब 99% कंप्लीट होगी, वॉल्यूम 99 ml आ चुका है ऊपर जो डाल रहे हैं उसका, और फिर एंड पॉइंट पे 100 ml पे, फिर 101 ml पे आप गजब की ऑब्जर्वेशन देखोगे सभी में कि 99 ml से 101 ml पे जाते हैं, तो अक्रॉस द एंड पॉइंट वाली जो दो बूंद है वो पीएच में कितना तूफानी चेंज लेके आती हैं। पहले वाली इतनी बूंदे जितने नहीं लेके आई, उससे ज्यादा तो दो बूंदों ने कमाल कर दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आप देखोगे कि पीएच की वैल्यू 99 ml पे लगभग 3 के आसपास है, और 101 ml पे सीधा 11 के आसपास गई, यानी कि 2 ml ने, उस दो बूंद ने 3 से 11 पीएच में चेंज किया, और 99 ml पीएच 1 से 3 तक ही लेके जाया। 0.1 मोलर HCl मतलब स्टार्टिंग में पीएच की वैल्यू 1, वो दो बूंद एंड पॉइंट वाली, वो दो बूंद एंड पॉइंट वाली पीएच में क्या तूफानी चेंज करती है। दोस्तों इसी संदेश के साथ यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आप सभी कैलकुलेशन बताएंगे वो दो बूंद एंड पॉइंट वाली कितना तूफानी चेंज करती है, आपके पेन पेपर से वो डेटा में तूफानी चेंज कितना दिखाई देता है। सबसे कम तूफानी चेंज इधर होगा, पर तूफानी चेंज तो होगा क्योंकि दोनों वीक है, यहाँ पे एक वीक है, यहाँ पर भी एक वीक था। सब ज्यादा तूफानी चेंज इधर होगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। सबसे कम तूफानी चेंज दोनों वीक, तो ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन सब छोटी इधर होगी, सबसे बड़ी इधर होगी, यहां बीच की होगी ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन 99 से 101 ml वाली। 99 101 में कितना है, एक्स एक्सिस में वहीं के वहीं तो है दोनों पॉइंट, इसलिए ऑलमोस्ट वर्टिकल सी होती है वो लाइन। और क्या, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।